वेलकम टू द इंग्लिश हॉल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हॉल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम एनसीईटी के स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस समझेंगे। ये पूरा एनसीईटी का जो फॉर्म फिलिंग है वो 5 स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है जहां पर आप आधार कार्ड देकर के अपना लॉगिन जनरेट करते हैं। इसके बाद का जो स्टेप होता है जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह वो देते हैं। थर्ड स्टेप जो है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट कॉलम में आप कॉलेज का नाम सेलेक्ट करते हैं, राइट कॉलम में आप कोर्स सेलेक्ट करते हो, जो बहुत मुश्किल है। जहां पर आपको हमारी हेल्प चाहिए होगी उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। जो इसका फोर्थ स्टेप है वो होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, जहां पर आपको सिग्नेचर, फोटोग्राफ या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना पड़ता है। और सबसे आखिरी स्टेप है वो आपके जो फी है इसकी एनसीईटी की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस उसको पे करने की होती है। तो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे, वीडियो अंत तक देखना है, जहां मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म में एक एरर भी है जो डिस्क्लोज करूंगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखिए ये एनसीईटी का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक हियर टू रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आते हो तो जो लोग रजिस्टर्ड है वो यहां पर आएंगे, लेकिन अगर आप पहली बार फिल कर रहे हो तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर करके आता है। आप देखिए यहां पर आपके पास फॉर्म की फीस कितनी है। जनरल के लिए 1200 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 1000 रुपीज है, एसटी एसटी के लिए 650 रुपीज का ये है प्रोसेस। फिर अगर हम नीचे जाते हैं तो यहां हम देखते हैं कि आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ एनसीईटी 2025 एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन देयरइन एज वेल एज दोस मेंशन्ड अबव एंड फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एनसीईटी 2025 अकॉर्डिंगली। अब अगर हम प्रोसीड की तरफ जाते हैं तो यहां आपको ध्यान करना पड़ेगा कि क्या क्या बारीकियां हैं। सबसे पहले, क्या आपके पास आधार कार्ड का नंबर है और आप उसके थ्रू लॉगिन क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है, उसके थ्रू लॉगिन क्रिएट करना चाहते हैं? या डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है और बनाना चाहते हैं? या आपके पास एबीसी आईडी कार्ड है? देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तभी पॉसिबल है जब आपके पास आधार कार्ड है। तो सबसे बेटर आइडिया ये है कि आप आधार कार्ड का लॉगिन क्रिएट करके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग के पास पासपोर्ट है वो पासपोर्ट से क्रिएट कर सकते हैं लॉगिन आईडी। पैन कार्ड यूजुअली 18 साल के बाद बनता है, तो अगर कोई 18 साल से बाद अप्लाई कर रहा है तो पैन कार्ड के थ्रू अप्लाई कर सकता है अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो। और अगर आप एनआरआई पासपोर्ट है तो उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास कोई गवर्नमेंट एकेडमिक आइडेंटिटी प्रूफ है और जिसमें फोटोग्राफ लगा हुआ है तो उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। बट बेटर यही है कि आप अपना जो आधार कार्ड है वो अपडेट कर लें, किसी मोबाइल से लिंक कर लें, और यहां पर जैसे ही आप आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर आधार कार्ड देना होगा। आधार कार्ड देने के बाद आपके आधार कार्ड पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे तो आपका नाम, आपका जेंडर और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिकली पिक कर लिया जाएगा और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। तो चलिए वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ही आप अपना लॉगिन क्रिएट करते हैं, लॉगिन क्रिएट करने के बाद आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, बाकी पर्सनल डिटेल्स दे दी हुई हैं, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ता है। फिर से लॉगिन करने के लिए आपके पास मेल पर ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया हुआ है, आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया हुआ है। उसके बाद का प्रोसेस यही होता है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन पर जाते हो उसके बाद ये यहीं खुलेगा। सबसे पहले क्या कहता है, वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करता है जो कि हमने कर लिया हुआ है। इसके बाद आपके पास आपका एड्रेस मांगता है, तो अपने एड्रेस में क्या कर दिया, जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो फील्ड जहां पर स्टार लगे हुए हैं वो कंपलसरीली आपको देने ही होंगे। तो प्रीमाइस नंबर पे हमने क्या कर दिया, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन दे दिया, वेस्ट दिल्ली दे दिया, कंट्री दे दिया, स्टेट दे दिया, डिस्ट्रिक्ट दे दिया, पिन कोड कंपलसरीली आपको देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा था, ईमेल एड्रेस दे रखा हुआ था क्योंकि ये वो ईमेल एड्रेस है जो आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त ये पिक कर रहा है। उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर यहां देखिए ऑप्शनल दे रखा हुआ है, आप दे सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस से अलग है फिर तो आप मैन्युअली इसको फिल करें। अगर दोनों सेम है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा, आपका समय बच जाएगा। हर लॉगिन पर जितनी बार आप लॉगिन करोगे ये कैप्चा जो आप देख रहे हो इसको एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो हमने किया 564 और फिर 439, यहां पर आई अग्री करके फिर हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। जब आप आगे आ जाते हो तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, जहां आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, और अगर आपकी मर्जी है तो आपने गार्डियन का मोबाइल नंबर यहां पर दे सकते हो। आपने अपनी नेशनलिटी डाला और अपनी कैटेगरी डाली। यहां ध्यान करने वाली बात क्या है कि कैटेगरी के अंदर लेट्स से आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करना चाहते हैं, ओबीसी एनसीएल में अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर अभी आपके पास कोई रिक्वायर्ड प्रूफ अवेलेबल नहीं है तो यहां आप जनरल के थ्रू जा सकते हैं। बाद में जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो फिर आप कैटेगरी अपनी चेंज कर सकते हैं। लेकिन
हम सजेस्ट यही करते हैं कि जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, अब मैंने सिंस पैन कार्ड के थ्रू अप्लाई किया था, क्योंकि मैं अगर अपने आधार कार्ड से करता तो मेरी एज मैच नहीं करती, तो मैंने पैन कार्ड नंबर दे दिया। अब बाकी डिक्लेरेशन आपको देना है कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है नहीं है, डायबिटिक है या नहीं है, आपके फादर की क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए कंपलसरी पहले नहीं आता था, अब कंपलसरी आ जाता है। फिर फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर एक बार क्लिक करें तो आप देखेंगे यस या नो का कॉलम आ जाता है। ठीक है, फिर यहां पर यस आप अगर पीडब्ल्यूडी हैं तो किस लेवल में है, नहीं है तो क्या है। फिर फादर की क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं, मदर की क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं, मदर की एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आप डाल सकते हैं, एनुअल इनकम जो आपकी है वो आप दे सकते हैं। फिर क्या आप ट्विन हैं, यस या नो का जवाब आप दे सकते हैं। डोमिसाइल स्टेट मेरे लिए दिल्ली है तो मैंने यहां पर दिल्ली ऑप्ट किया हुआ है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन कर दिया हमने। मोड ऑफ प्रिपरेशन पहले नहीं था, अब देखिए मोड ऑफ प्रिपरेशन बढ़ गया हुआ है, बट ये भी कंपलसरी कॉलम में आता है, आप इसको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले क्या होता था, पहले सेल्फ स्टडी होता था, ऑनलाइन कोचिंग होती थी और अदर्स का ऑप्शन आता था। अब इन्होंने इंडिविजुअल ट्यूशन, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी ऐड कर दिया है। आई डोंट नो क्यों ऐड किया हुआ है, बट इन्होंने ऐड किया हुआ है तो आपको चुनना ही पड़ेगा। मैंने अदर्स का ऑप्शन कर दिया हुआ है, अदरवाइज आप कोचिंग का ऑप्शन दे सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मीडियम वाला कॉलम पर जिस मीडियम को आप सिलेक्ट करोगे पेपर उसी मीडियम में आएगा। तो यहां गलती की गुंजाइश जीरो है, बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं करना है। अच्छा, अगर आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, किससे कांटेक्ट करेंगे, किससे बात करेंगे। इसलिए हमने एनसीईटी का एक हेल्पलाइन फॉर्म बना दिया हुआ है, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, जिससे कि आप हम तक पहुंच सकें। वैसे तो व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर ऑलरेडी गिवन है, जिससे आपकी परेशानियों को हम तुरंत रिलीज कर सकें या रिलीव कर सकें, लेकिन फिर भी वहां पर एक एनसीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म, हेल्पलाइन फॉर्म दे दिया हुआ है, उसको आप फिल करके अगर भर देंगे तो हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। ठीक है, अब इसके बाद फिर से वही आई अग्री कर दिया, यहां पर कैप्चा नंबर डाल दिया जो कि 586538 कर दिया। ठीक है, तो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए एक चीज और है, जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं और अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो आप 2x की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं, और जहां रेलेवेंट लगे वहां देख करके आप फिर से पॉज करके देख सकते हैं। बट ये वीडियो देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि एनसीईटी का फॉर्म इस बार कंप्लीटली चेंज कर दिया गया हुआ है। ठीक है, चलिए आप पावर्टी लाइन के नीचे आते हैं, यस या नो। वर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल अगर यस है तो आपको यहां पर यस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा अगर यस है तो आप यस कर सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट यस है तो यस कर सकते हैं। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा यस कर सकते हैं। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय तो अगर यस है तो यस कर सकते हैं। फिर से वही आपके पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कैप्चा फिल करने का, वो हो गया 895225। ठीक है, अब फिर से सेव एंड नेक्स्ट। इस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने पड़ेगा। फिर 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गई कि 10th आपका, यहां पर इस फॉर्म में एरर है, ये वो पॉइंट है जहां पर आपको एरर दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। क्लास 10th के कॉलम को यहां पर पास माना है, तभी हम यहां पर हैं। अब देखिए ईयर ऑफ पासिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 17, 18, 19, 20, 21 और 22, इसके बाद का कॉलम है ही नहीं। तो अगर वो बच्चा जो कि 2025 में 12th पास करेगा, उसने अपना 10th पास किया होगा 23 में, उस हिसाब से ये फॉर्म गलत है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर ये फॉर्म गलत आ रहा है, बट आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये गलती किसकी है, एनटीए की है। एनटीए ने कॉलम में दे ही नहीं रखा हुआ है 2023 का। तो जो ऑनगोइंग क्लास 12th का बच्चा है जो इस साल बोर्ड में अपीयर करेगा, उसके लिए यहां पर एरर है, क्योंकि 2023 का कॉलम उन्होंने नहीं दे रखा हुआ है। तो आपको 2022 मान करके फिल कर लें, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप 2022 फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं आगे भी दिखाता हूं आपको। अब ये चीज मैंने 3 अलग अलग फॉर्म भर के चेक किए, हो सकता है मुझे लगा कि शायद मेरी एज की वजह से इन्होंने दे दिया हो, बट जिस बच्चे ने 12th में है अभी, उसने भी फॉर्म भरा है, तो उसके साथ भी ये एरर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th चेक, 12th चेक करेंगे कि उसमें क्या आता है। क्वालिफाइंग एग्जाम में आप देखेंगे 10th इक्विवेलेंट हो गया। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन रूरल आप दे सकते हैं। टाइप ऑफ स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल या आपका प्राइवेट स्कूल है, क्या है आप देख सकते हो, कि अगर किसी का प्राइवेट अनएडेड है तो प्राइवेट अनएडेड दे सकते हो आप। ठीक है, फिर क्वालिफाइंग एग्जाम कंट्री इंडिया हो गई, आपके पास ऑप्शन रहता है, हम इंडिया देते हैं यहाँ पर। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट हम दिल्ली देते हैं, मैं दिल्ली से हूँ, आप अपने स्टेट को दे सकते हो। डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए वेस्ट दिल्ली है तो वेस्ट दिल्ली दे दिया। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ बहुत सारे बोर्ड हैं, हमने चूज कर दिया सीबीएसई। स्कूल का नाम आप दे सकते हो, स्कूल का पिन कोड, जिस स्कूल
जिस एड्रेस पर है आपका स्कूल वहां का पिन कोड देना है आपको, रोल नंबर दे दिया, परसेंटेज हमने दे दिया, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स दे दिया, परसेंटेज इन्होंने निकाल लिया। अब 12th क्वालिफिकेशन में जैसे ही मैंने दिया कि मैं अपीयरिंग हूं, तो यहां पर इन्होंने देखिए दे रखा हुआ है 2025। अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको चेंज करके दिखाता हूं, लो मैंने पास कर दिया, ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया इन्होंने, तब 24 दे दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं अपीयरिंग हूं तो टेक्निकली फिर उन्होंने 2025 दे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहां भी उनको 2023 देना चाहिए था जब हम 10th की बात कर रहे हैं, बट यहां पर ये गलत है, क्योंकि 12th का सही है बट 10th का गलत है। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आप डाल सकते हो, पहला ऑप्शन देखिए यहां पर लिखा होगा सच है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन दे दी, टाइप ऑफ स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल जो भी आपको देना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री पर हमने इंडिया कर दिया, फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट दिल्ली कर दिया, डिस्ट्रिक्ट में हमने वेस्ट दिल्ली किया, बोर्ड का नाम पहले से सेलेक्ट किया हुआ था, सेम बोर्ड था, स्कूल का एड्रेस दे दिया, पूरा दे सकते हो, स्कूल जहां पर लोकेटेड है उसका पिन कोड दे दिया, रोल नंबर दे दिया, और फिर से अब हम उस स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो पिन कोड है वो हो गया 8466662, और फिर इसको हमने सेव एंड नेक्स्ट करके सबमिट कर दिया, ठीक है। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। देखिए मैंने दिल्ली के सारे कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। कौन कौन सा कॉलेज सिलेक्ट किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिलेक्ट किया हुआ है, फिर से आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में सेकेंडरी और 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सिलेक्ट किया हुआ है, जहां पर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या रिक्वायरमेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। एलिजिबिलिटी आप यहां से चेक कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर मैंने जीसस एंड मैरी सिलेक्ट किया, सेकेंडरी पर सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन यहां पर है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। तो जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो तो सेम है सबके लिए। आप एनसीटी के एग्जाम में सीयूटी की तरह से आप मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते, वो तो फिक्स है, ठीक है। थर्ड माता सुंदरी चूज कर लिया सेकेंडरी पर, टीचिंग एप्टीट्यूड, और हम रिमूव भी कर सकते हैं। अब माता सुंदरी में मैंने सेकेंडरी और मिडिल दोनों चूज किया हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चूज किया सेकेंडरी 4 ईयर में, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी सब सेम है। उसके बाद नया जो है स्कूल ऑफ एजुकेशन BR अम्बेडकर, लास्ट ईयर भी था, नया नहीं है ये, उसका चूज किया। फिर स्कूल ऑफ एजुकेशन का दूसरा प्रोग्राम चेक किया, यहाँ पर सेकेंडरी चूज किया, यहाँ पर भी सेकेंडरी चूज किया, प्राइमरी वहां पर अवेलेबल है। उसके बाद जो मैंने चूज किया वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चूज किया हुआ है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चूज किया है। लेकिन लेट्स से अब मुझे IITs के बारे में देखना है, तो आप ध्यान से देखिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, बाहोना हो गया, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी संस्कृत, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, गोपुर, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एक्सटेंशन सावित्री बाई फुले। अगर हम IITs की बात करें, आप नीचे आए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, यानी 4 तो आपको IITs दिखते हैं। फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी, इसको क्लिक करके देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। अब जब मैंने एक सेलेक्ट कर लिया तो यहां पर मेरे पास 3 ऑप्शन है। देखिए BA BEd, BCom BEd एंड BSc BEd, तो मुझे तीनों को अलग अलग सिलेक्ट करना होगा। एक बार सिलेक्ट किया, ऐड किया, अब फिर मैं जाऊं यहां पर इग्नू को सर्च करूं, देखिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी, तो मैंने पहला सेलेक्ट किया था, अब मैं दूसरा सेलेक्ट करूंगा, ठीक। फिर मुझे जाकर के तीसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, हर बार आपको जाकर के सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप एक बार में नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अब यहां पर तीसरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब एक बार हम देखते हैं कि अगर दोबारा उसको सेलेक्ट करते हैं तब क्या कहता है ये। अब अगर मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करना चाहता हूं तो ये कहेगा कि ये ऑलरेडी आपने ऐड किया हुआ है, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था एग्जामिनेशन का। अब लेट्स से IIT सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन ये आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। NITs देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, आगे जाते हैं। चलिए 4 IITs की बात हो गई थी, यहां पर NITs की बात करते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट कोझिकोडे केरला में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिरानिया NIT रोड अगरतला वेस्ट त्रिपुरा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद हाईवे हनुमान कोंडा वारंगल तेलंगाना में, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुद्दुचेरी आपका पुद्दुचेरी के अंदर हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थुवाकुडी तंजावुर मेन रोड तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हो गया। फिर ये 4 आपके, फिर 5 इनफैक्ट
कैलीकट हो गया, अगरतला हो गया, हैदराबाद, पुदुचेरी एंड तमिलनाडु। आपके 5 फिर से एनआईटी और 4 आईआईटीज आपका सिलेक्शन हो गया यहाँ पर। फिर इसके अलावा जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लेट्स से अगर आपको ये देखते हैं एसएनडीटी विमेन कॉलेज, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि जितनी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आप चाहते हैं सिलेक्ट करना, उनको लेफ्ट में आप यहाँ पर सिलेक्ट करते जाएं। देखिए लिस्ट बढ़ता जाएगा, आप बाद में इनको हटा सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपका उसमें सीधे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लोगे। जहां जहां आप अप्लाई कर रहे हो उसकी काउंसलिंग के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप यहां पर ऑप्शन एक्सप्लोर करके आप ये तय कर लें कि मेरे पास एटलीस्ट इतने ऑप्शंस ओपन हैं। तो अगर आप जिस स्टेट पर हैं उस स्टेट में अगर आपके पास ऑप्शन है तो उसको सिलेक्ट करें, अदरवाइज उसके बाहर आप जा सकते हैं तो आप उनका रिसर्च कर लें और रिसर्च करके वहां अप्लाई कर सकते हैं। बट बेटर है कि आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, या इस बार पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी आया हुआ है, इन सारे जगहों पर अप्लाई कर लें। फिर से हम इसको आई एग्री करते हैं और यहां पर फिर कैप्चा देते हैं 669264 और इसको हम सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर अब मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर मैंने कहा था आपको इंपॉर्टेंटली सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने इसको इंग्लिश कर लिया। जब इंग्लिश कर लिया तो मुझसे पूछेगा ही नहीं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी यहां पर कि आपको जब मैं बताऊंगा तो ध्यान से समझना। टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट उसने डिफॉल्ट उठा लिया। ठीक है, टेस्ट पेपर आप कैसे उठाओगे, आप मैंने अकाउंटेंसी उठा लिया, मीडियम में डिफॉल्ट इंग्लिश लेगा। फिर मैंने उठा दिया बीएसटी। चलो अब यहां पर ये आपसे हमने उठा लिया इकोनॉमिक्स। ये कहां है इकोनॉमिक्स? ये जब आप लैंग्वेज की बात करोगे ना तो लैंग्वेज में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन उठाऊं या लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज फॉर लिटरेचर उठाऊं। इसके लिए फिर से एनसीईटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अगर मैं अभी जाऊंगा, चलिए मैं देखता हूं, शायद वर्क नहीं करेगा इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। तो वैसे मैं आपको बता देता हूं कि अगर या वीडियो के अंत में फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कि दोनों के सिलेबस में क्या फर्क है। तो अभी फिलहाल मैं क्या चूज करता हूं कि मैं यहां पर इंग्लिश फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेचर चूज कर लेता हूं। ठीक है, दोनों में फर्क है। कम्युनिकेशन में एड्रेस वो पूछा जाता है, जो लेटर्स होते हैं, ईमेल होता है, वो सब पूछा जाता है। और लैंग्वेज एंड लिटरेचर में क्या पूछा जाता है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया या जो ग्रामर वाला सेक्शन होता है। दोनों का अंतर मैं वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। ठीक है, सिमिलरली इंग्लिश जैसे या हिंदी जैसे आप चूज करते हो, मैं हिंदी चूज कर रहा हूं, तो मैं क्या चूज कर रहा हूं, हिंदी भाषा और साहित्य। अब आपको दोनों के बीच का अंतर समझ में आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं फिर आपको दिखा दूंगा कि ये क्या हुआ। चलिए अब यहां पर कैप्चा डालते हैं 852136 85 एक रह गया 285। ओहो पूरा गड़बड़ हो रहा है। क्या कहता है 852136 और सेव एंड नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम स्टेट में आपके पास दो ही ऑप्शन आ रहा है यहां पर कि आप क्या चूज करते हैं। मैंने एक दिल्ली चूज कर लिया, यहां पर दिल्ली का ऑप्शन दिल्ली आएगा और दूसरे में हमने बिहार के सॉरी हरियाणा के अंदर मैंने गुड़गांव चूज कर लिया। फिर से कैप्चा 22568009 अग्री करके हम आगे बढ़ गए। यहां पर मैंने जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई किया तो कैटेगरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पीडब्ल्यूडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको फोटोग्राफ देना पड़ेगा 10 KB से 200 KB के बीच में, सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच में। और ये इसका लास्ट स्टेप है, देखिए आप यहां पर अपलोड डॉक्यूमेंट में। और जैसे ही मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट करता हूं, मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया, मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड है। अब इस सारे इंफॉर्मेशन को आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा जो जो यहां पर गिवन है। तो आप एक बार अपने फादर से, बड़े भाई से, मम्मी से एक बार इंफॉर्मेशन चेक करा लें। और कॉलेज की लिस्ट आ गई, पेपर का सिलेक्शन आ गया और मैंने इसको फाइनल सबमिट कर दिया। तो आपको टिक करना पड़ेगा सबको, ये सब टिक करके मैंने इसको फाइनल सबमिट कर दिया। ठीक है,
अब मेरे पास ऑप्शन आता है पे का, क्योंकि मैंने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो 1200 रुपए का जो फॉर्म फी है उसको हम यहां पर पे कर सकते हैं और ये मेरा जो फॉर्म है वो फाइनली इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। अब एक चीज मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका सिलेबस आपको दिखा देता हूं, तो ये लैंग्वेज के सिलेबस की बात कर लेते हैं, NCET, ठीक है। अब जैसे हम यहां पर जाते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं, ये रहा सिलेबस, और सिलेबस में जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, जब लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं, देखिए लैंग्वेज के सिलेबस में आप देखिए, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर चूज करते हैं या हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर चूज करते हैं, तो क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन मे बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट नॉट आर लिमिटेड टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. There may be a passage maximum 150 to 300 words based on the following factual, narrative and literary. ठीक है. The remaining topics will include, अब यहां पर ये हो गया इसका, लेकिन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन और हिंदी फॉर कम्युनिकेशन चूज करेंगे आप, तो क्या कहता है? द रिमेनिंग टॉपिक्स विल इंक्लूड लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग से क्वेश्चन, क्योंकि लेटर लिखने के लिए नहीं आएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. एसे राइटिंग, प्रेसेस राइटिंग एंड अदर राइटिंग स्किल्स, नोटिस, एडवर्टीजमेंट एंड ईमेल राइटिंग, ग्रामर रूल्स एंड एरर स्पॉटिंग, वर्ड फॉर्मेशन एंड वोकैबुलरी, कॉमन एरर्स इन लेटर राइटिंग, टेंसेस एंड वर्ब फॉर्म. ये आपका ऑप्शन हो जाता है इस वाले पार्ट से, द रिमेनिंग क्वेश्चन. इससे क्वेश्चन आ गया, फिर इससे क्वेश्चन आ गया, ठीक है. लेकिन इन्होंने इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन और हिंदी फॉर कम्युनिकेशन के लिए कुछ खास नहीं बताया हुआ है कि यहां पर क्या होगा. तो हम यही मान सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में सारा क्वेश्चन जो होगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होगा, और इस वाले सेक्शन से आपका एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस, एडवर्टीजमेंट और बाकी ग्रामर के रूल से होगा. तो आप लैंग्वेज चूज करते वक्त आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी कि लैंग्वेज में आप कहां से क्या चूज करते हो, बाकी तो सारा सेम रहेगा. तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गई होंगी. एनसीईटी का जो हेल्पलाइन फॉर्म है वो ऑलरेडी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पूछ सकते हो. नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पूछ सकते हो. व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहाँ से पूछ सकते हो. बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा होगा कि नहीं मुझे सर से पूछ लेना चाहिए, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो. वीडियो के सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, तो भी हम एक्टिव हैं, वहाँ पर आपकी हेल्प कर देंगे. इसके ऊपर एनसीईटी के ऊपर और डिटेल्ड वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे. कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो, लेकिन इस वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. और बहुत जल्दी इसी चैनल पर हम एनसीईटी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देंगे. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा. किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.